हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको प्रशिक्षण क्लासेस की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अलका सिंह आज फिर से आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाँ, एक दो दिन में होली आने वाली है और हम सब होली में बिजी हो जाएंगे, पर फिर भी हम आपके लिए अपने क्लासेस को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, जिससे बाद में जब भी आप फ्री हो तो उसको देखिए और आपका कोई भी पोर्शन मिस ना हो। तो उस देखिए, अभी तक मैंने अभी इसके पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि टिश्यूज के जितने भी PYQ थे वो सॉल्व कराए, फिर उसके बाद सेल डिवीजन भी कराया। तो फिर आज मैं आपके लिए जैव प्रौद्योगिकी लेके आई हूँ, मीन्स कि बायो इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इससे जितने भी PYQ क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, वो आपको आज देखने को मिलेंगे। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम आज आपको अपना पहला क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्या है। यीस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ बात हो रही है कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन यीस्ट पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बताइए कि ये जो पाइरूवेट है ये किस में से ये परिवर्तित होता है, तो किस में परिवर्तित होता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड में, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में, या ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। जो यीस्ट होता है वो क्या करता है, किण्वन फर्मेंटेशन का काम करता है। जैसे कभी देखा है ना कि कच्चा रस घरों में रख दिया जाता है, क्यों, सिरका बनाने के लिए। तो वो सिरका कैसे बनता है, वो बनता है किण्वन के दौरान फर्मेंटेशन, जिसमें जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, सिरके को या गन्ने के रस को फर्टिलाइज या फर्मेंटेशन करती है। उसमें क्या करती है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करती है, एथेनॉल में, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब बताइए एथेनॉल का और CO2 का यूज कहाँ करते हैं। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसमें क्या यूज करते हैं, CO2। जो गैस भरी होती है वो क्या होती है, वो CO2 गैस होती है। और जो आई थिंक ड्रिंक होता है शराब, शराब के फॉर्मेशन में इथेनॉल का यूज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। विच मेथड इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड स्टोरेज। अच्छा, आप गर्मियों का मौसम आ रहा है तो सबके घरों में अचार बनता है। तो लोग कहते हैं ना कि अचार खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे रखो, या फिर उनको क्या करते हैं, अचार को धूप दिखाया जाता है, कोशिश किया जाता है कि पानी की मात्रा ना हो, उसमें नमी ना हो, और फिर जार को अच्छे से साफ करके फिर हम लोग प्रिजर्व करते हैं, जिससे अचार खराब नहीं होता। ठीक है, ये हमारा बेसिक लाइफ में जो यूज है उस पे मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए आपको ये याद रहेगा। तो अब बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता, उत्पाद को अच्छी तरह सुखाना, धूमन, धूमन एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे कीटनाशक दवाओं को जार में भर दिया जाता है, या जिस भी रूम को साफ करना होता है उसमें कीटनाशक दवाएं डाल दी जाती हैं, जिससे कि उसमें जो भी जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो मर जाए, या उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अभी अचार का एग्जाम्पल दिया, तो उसके आधार पर अगर देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि इसमें से सब कुछ किसके प्रिवेंशन के लिए, हाँ, अन्न भंडारण में कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, जर्म्स ना आए, इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग किसका, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो डी राइट आंसर है। चलिए अब आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्या है। पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर साइंटिफिकली मैनेज्ड। बताइए इसमें से क्या है, एनिमल ब्रीडिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, लाइव स्टॉक, या रेयरिंग एंड न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स।
क्या किया जाता है पशुपालन में, बताइए। पशु का प्रजनन, देखिए जाहिर सी बात है कि दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी जो औलाद हो वो कैसी हो, बहुत अच्छी हो, स्वस्थ हो, उसका आईक्यू लेवल अच्छा हो। तो पशुपालन का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि जो उसकी ब्रीड हो, जो उसकी नस्ल हो वो अच्छी हो, ठीक है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं का संवर्धन। तो जाहिर सी बात है पशुओं का संवर्धन तो कोई नहीं चाहेगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पशुधन, सॉरी पशुधन, ये भी करेक्ट है आपका, पशु कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। क्यों? क्योंकि पशुओं का संवर्धन या उनकी जो सुरक्षा होती है उसका तो ख्याल हम लोग को रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो हमें क्या देंगे, दूध देंगे, या फिर हमें खेतों में इस्तेमाल होते हैं जो पशु वो, या फिर घर पे जो हमारी रक्षा करते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली ऐसे, तो इसका यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पशुधन। तो क्या पशुओं को बेच के हम लोग धन कमाने का काम करते हैं? हाँ बताइए। या पशुओं का पालन पोषण, ठीक, धन तो कमाते हैं, बट क्या ये सही है कि पशु को बेचना, एक तरह से धन को अर्जित करना, ये मोटिव होना चाहिए पशुपालन का? आई थिंक नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमैनिटी तो होती नहीं है, बट हम लोग क्या करें, अब जीवन के लिए करना पड़ता है, बट ये नहीं आ सकता इसके अंदर पशुपालन में, पशुओं का पालन पोषण, ठीक है। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी। इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड नहीं है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ चारों, ठीक है। चलिए अब इसका राइट आंसर सी हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए जड़ें, फिर स्पेस है यहाँ पे भरना है, ठीक, से वायु ग्रहण करती हैं। रूट सेल्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, देयरफॉर रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम। कहाँ से रूट्स जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, बताइए। मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से, कोशिका द्रव्य से, रंध्र स्टोमेटा से, जल वाटर से, बताइए कहाँ से। अच्छा, ये जो रूट होता है वो जमीन के ऊपर होता है या अंदर? तो आप बोलेंगे जमीन के अंदर होता है। तो जब जमीन के अंदर होता है तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हवा कहाँ से मिलेगी? तो देखिए जब जमीन के अंदर ये रूट्स मान लीजिए ऐसे फैला हुआ है, तो ये मिट्टी के कण के बीच में स्पेस होता है जिसमें कि हवा भरी रहती है, ऑक्सीजन भरा रहता है, उसी से ये जड़ क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए, एयर स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज पाइरूवेट कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें से किस प्रक्रिया में पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके जो मेरा पहला क्वेश्चन था आई थिंक या दूसरा, उसमें ये क्वेश्चन क्या घुमा के पूछा था ना कि किण्वन के दौरान पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होता है, तो मैंने ऑप्शन में आपको कराया था कि एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इसका किण्वन होगा, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन क्या होता है? किसी भी पदार्थ को रख देते हैं लंबे समय के लिए ढककर, जिसमें उत्पन्न बैक्टीरिया उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको चेंज कर दे, और उसमें क्या पैदा कर दे? उसमें पैदा कर दे आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि उस प्रोडक्ट की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल, इसीलिए घर का एग्जांपल मैंने दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को देखने को मिलेगा कि जब कच्चा रस होता है, गन्ने का रस जो निकलता है, उसको क्या करते हैं, मटके या किसी भी पदार्थ में भर के और कपड़े से बांध के धूप में छोड़ देते हैं, रख देते हैं। वो क्यों रख देते हैं? इसलिए रख देते हैं कि वो फर्मेंटेशन के द्वारा किस में परिवर्तित होता है, सिरका में बदल जाता है, और बाद में उस सिरका का हम लोग यूज करते हैं खाने पीने के सामान में, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर द ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एग प्रोडक्शन, फीडर प्रोडक्शन, चिकन मीट या मिल्क प्रोडक्ट? अच्छा ये बताइए क्या मुर्गी दूध देती है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है नहीं देती है, तो ये तो गलत हो गया ना, बिल्कुल भी गलत। अब चिकन मांस, ऑब्वियसली चिकन बहुत लोग खाते भी होंगे। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? अंडा और चिकन। अंडा चिकन प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम चिकन मांस के लिए भी यूज़ करते हैं मुर्गी को। अब बात करते हैं पंख, फीदर की। तो क्या मुर्गी के फीदर पंख हमारे किसी काम के होते हैं क्या? नहीं होते, उसका तो कुछ यूज़ नहीं होता है, हटाना ही ज़रूरी है, तो उसको भी हम लोग कट करते हैं। अब बात करते हैं अंडे की। तो मैंने अभी बताया ना कि अंडा और चिकन प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि हम मतलब अंडा जो होता है, आई थिंक विश्व में चिकन और अंडा बहुत ज़्यादा मात्रा में खपत होता है, और जिसकी आपूर्ति कहाँ से होगी? वो होती है पोल्ट्री फार्मिंग से, मुर्गी पालन से। तो मुर्गी पालन किसके लिए किया जाता है? अंडा प्रोडक्शन के लिए और चिकन मीट के लिए, ठीक है। तो अब पहला और तीसरा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए। ए में देखिए पहला भी है और तीसरा भी है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए और 3। चलिए अब देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है। पशुपालन निम्नलिखित सॉरी थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो इसलिए दिक्कत हो रही है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज एनिमल हस्बेंड्री डन? अब बताइए कि इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मीट प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन। यहाँ पे बात हो रहा है कि पशुपालन का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या पशु जो लोग पालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए, वो भी आज के टाइम में, क्या उसका मोटिव सिर्फ खेती करना है? अब खेतियों, अच्छा आप बता दीजिए, जब से ट्रैक्टर का विकास हुआ है या हमारे कल्चर में ट्रैक्टर आया है, तब से कितने लोग बैलों से ही खेतों की जुताई करते हैं? बहुत कम। तो कृषि पर्पस तो हटा दीजिए आप बिल्कुल भी, क्योंकि किसान जो है अब बैलों का यूज करना बंद कर दिए, वो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते। शायद इक्का दुक्का कोई गांव होगा, पिछड़ा इलाका होगा जहाँ पे शायद बैलों का यूज होता होगा, अदरवाइज तो कृषि के लिए एनिमल्स यूज नहीं होते। अब दूध उत्पादन, जो भी एनिमल दूध मिल्क देती हैं, दूध देती हैं, उनका हम लोग पालन क्यों करते हैं? दूध ही के लिए करते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। अब मांस, मीट प्रोडक्शन, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि चिकन का पालन क्यों करते हैं? मटन के लिए, मीट के लिए ही करते हैं ना, उसके मांस के लिए, तो ऑब्वियसली ये तो भी करेक्ट आंसर होगा। अंडा उत्पादन, अब जो एनिमल या जो भी जीव अंडा देते हैं तो उनका उत्पादन हम क्यों करते हैं? अंडे के लिए ही करते हैं। बताया था मैंने कि अंडा प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, तो फिर अंडा, तो इसका मतलब ए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा जिसमें ये तीनों आए। आपका पहला, फिर थर्ड और चौथा, ठीक है, फिर सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे होगा फर्स्ट, सॉरी एक मिनट, ये पेन नहीं चल रही है बार बार। इसमें आपका होगा ऑप्शन बी, जिसमें कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है?
अच्छा, आपको क्या किसी को ये पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो कि मछली हर्बीवोरस होती है, कॉर्निवोरस होती है या ओमनीवोरस होती है? किसी को पता है कि मछली शाकाहारी है, मांसाहारी है या फिर सर्वाहारी है? तो देखिए, मछली की कई प्रजातियां होती हैं और मछली को जब मछली पालन किया जाता है ना, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो तालाब होता है उसमें ऊपर जो मछलियां होती हैं वो शाकाहारी होती हैं, फिर बीच में जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी मांसाहारी, ठीक। और जो नीचे होती हैं सतह पर वो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों होती हैं, ठीक। तो मछली पालन जब भी किया जाता है तो इसी आधार पर मछली को तालाब में डालते हैं कि कुछ मछलियां सर्वाहारी हों, कुछ मांसाहारी और कुछ शाकाहारी हों। तो अब यहाँ बात हो रहा है कि रोहू, मृगल और कॉमन क्रैब या कतला में से कौन सी ऐसी मछली है जो कि जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिश गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर? तो ऑब्वियस ही बात है कि जब सरफेस से वो भोजन को लेगी तो वो शाकाहारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कतला। जो कतला होती है वो क्या करती है? सरफेस पे भोजन को कैच करती है, ठीक है। तो और एक बात, ये प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा को मेंटेन करती है और साथ में ओमेगा 3 जो कि आंखों के लिए क्या होता है? बहुत ही लाभदायक होता है। फैटी एसिड, अच्छा बता दीजिए आप लोग कि मछली फायदेमंद क्यों होती है? क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन, ओमेगा 3 और फैटी एसिड होता है जो कि हमारी आंखों को स्ट्रांग बनाता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रांग बनाता है, साथ में इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है और जो टूट फूट रहती है बॉडी में उसकी मरम्मत में भी काम करता है, ठीक है। विटामिन ई का ये अच्छा सोर्स होता है। किसका? विटामिन ई का ये अच्छा सोर्स होता है। तो इसीलिए मछली खाना बहुत फायदेमंद होता है। फिश ऑयल खाते हैं लोग ना, कभी कभी देखा होगा फिश ऑयल के टैबलेट्स भी मिलते हैं, तो जो ऐसे नहीं खाता है वो क्या करता है? वो टैबलेट कंटेन करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मधुमक्खी की जातियों में से कौन सी जाति इटली की है? विच ऑफ द फॉलोइंग बी स्पीसीज इज फ्रॉम इटली? एपिस डांसेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस सेरना इंडिका, एपिस मेलिफेरा। बताइए कौन सा ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट? तो ये है ये डी, एपिस मेलिफेरा। ये कहाँ की प्रजाति है? ये इटली की प्रजाति है, ये इटली में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? डी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करती हैं? हाउ डू वीड्स इफेक्ट क्रॉप्स? बताइए। वृद्धि करने से पहले ही खेत में पादप को नष्ट करके, बाय डिस्ट्रॉइंग द प्लांट इन द फील्ड बिफोर इट कैन ग्रो। क्या करती है खरपतवार? पहले ही क्या करती हैं वो? वृद्धि करने से पहले ही खेतों के जितने भी पादप होते हैं उसको नष्ट कर देती है। क्या ये सही बात है? कभी देखा है क्या किसी खरपतवार की वजह से कोई पौधा नष्ट हो गया हो, कि वो ग्रो करने वाली है तो जो पौधा पहले से ग्रो है वो नष्ट हो जाए? तो ये तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पादप की वृद्धि को प्रभावित करती हैं, ये प्लांट्स की ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। क्या ये करेक्ट है? हाँ, जो पौधे वहां पे होते हैं उनकी ग्रोथ को नहीं होने देती हैं क्या? ये सही बात है? तो नहीं, ये भी सही बात नहीं है। पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके, बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू कंपटीशन इन अदर प्लांट रिसोर्सेज। बताइए क्या ये सही है? तो जाहिर सी बात है कि जब खरपतवार जिस खेत में पैदा होते हैं ना या उत्पन्न होते हैं, तो ये क्या करती हैं कि ये जो खेत होता है उसकी नमी को सोख लेती हैं, नमी को सोख लेती हैं और साथ में उस खेत की जो पोषकता होती है उसको भी खत्म करती हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 करके क्या होती है, वो जो जमीन होती है वो बंजर होने लगती है, ऊसर होने लगती है।
बीच में हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने ऊसर सुधार भी चलाया था, जिसके तहत हम लोग क्या करते थे कि कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया, पर्टिकुलर एरिया में भेजा गया जहाँ पे ऊसर बहुत ज़्यादा थे, और वहाँ पर क्या वो लोग करते क्या थे कि उस ऊसर वाले खेत को न्यूट्रिशन देते थे, खाद देते थे, और फिर उसको उपजाऊ बनाते थे। ये उनका काम था। तो वो काम कैसे स्टार्ट हुआ? इसी के तहत स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब ये खरपतवार पौधों में जो खरपतवार होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, वो जब जमीन पर उगते हैं तो उनकी उर्वरता को नष्ट कर देते हैं, उनकी नमी को सोख लेते हैं और मिट्टी पे क्या पपड़ी बन जाता है। पपड़ी बनने की वजह से ऊपर से क्या पानी के या मॉइस्चर नीचे नहीं जा पाती जमीन में, जिससे धीरे 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 करके वहां पे जो पौधे होते हैं वो उगना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका सी राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पशु भारतीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एनिमल? बॉस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिका, बॉस बुबेलिस, बॉस बुवलगैरिस। तो बताइए इसमें से कौन सा इंडियन पशु है, भारतीय पशु है? बॉस इंडिकस और बॉस बुबेलिस, ये दोनों ही भारतीय हैं। अब बात करते हैं बॉस इंडिकस की। तो बॉस इंडिकस किसकी प्रजाति है? ये एक गाय की प्रजाति है। गाय की प्रजाति को क्या कहते हैं? बॉस इंडिकस। और ये जो बॉस बुबेलिस है ये किसकी प्रजाति है? तो ये भैंस की प्रजाति है, ये भैंस की प्रजाति है। और एक बात ये देखिए, ये जो दोनों है ना, इनका हम लोग क्या करते हैं, घरों में पालन करते हैं। किसके लिए? दूध के लिए। ठीक है, दूध के लिए हम लोग इसका पालन करते हैं, यानी ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ठीक, तो चलिए इसका मतलब किसमें राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड किसमें है? तो ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पोलियो के लिए टीका कब से शुरू हुआ था? बताइए, व्हेन वाज द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन गिवन? पोलियो के लिए टीका कब से शुरू हुआ था? किसी को पता है कि पोलियो के लिए टीका कब शुरू हुआ था? मैं बताऊं, 1995 में। दो बूंद जिंदगी की, याद है ना? अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर थे जो कि ऐड भी करते थे। हाँ, करते थे ना ऐड। और इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और ये टीका करता क्या है कि WBC में ल्यूकोसाइट्स के स्तर को बढ़ा देता है। ल्यूकोसाइट्स के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे क्या करता है ये ल्यूकोसाइट्स? बाहर से आए हुए बैक्टीरिया और जर्म्स को खत्म कर देता है। ठीक है, टीका का मेन मोटिव यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? पोलियो के टीका की बात हो रही है। तो पोलियो का दो बूंद कब से शुरू हुआ था? 1995 से शुरू हुआ था। जबकि टीका की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो एडवर्ड ने की थी। और किसमें की थी? गाय के चिकन पॉक्स में जो छाले पड़े थे, उससे जो मवाद निकली थी ना, उससे इन्होंने इंजेक्शन बनाया था। मवाद से इंजेक्शन बनाया था और मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में इसको लगाया था एज अ वैक्सीन के रूप में। ठीक है, तो इसका खोज कैसे हुई थी? गाय में होने वाले जो चिकन पॉक्स के जो छाले होते हैं, उससे जो मवाद होता है उसके इंजेक्शन से बने थे। ठीक है, और खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और इस करता क्या है? यह WBC ल्यूकोसाइट्स के स्तर को बढ़ा देता है। ठीक, तो ये रहा इसका। अच्छा, ये एक और बात, ये जो पोलियो का टीका था ना, इसको दिया था सबीन ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? सबीन को मानते हैं इसके खोजकर्ता पोलियो के टीके के लिए। चलिए अब देखते हैं हमारा। अच्छा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये सब भी पूछा जाता है, तो इसीलिए ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्या पता अगला क्वेश्चन मेरा ही हो और मैं ही पूछ दूं आपसे कमेंट सेक्शन में, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है। बताइए बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है। द बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच डिजीज? काली खांसी, ब्लैक फंगस, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स या पोलियो? किसमें लगता है बीसीजी का टीका? तो ट्यूबरकुलोसिस, 6 रोग में लगता है बीसीजी का टीका। ठीक है, बैसिली, बी सी जी, ठीक, सी। अच्छा ये बता दीजिए, ये पता है आपको, ये बात आपको पता है कि जो बीसीजी का टीका होता है उसकी जो खोज करता थे ना, उन्हीं के नाम पे इस टीका को नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? बैसिली कैलमेट और ज्यूएरिन। ये कैलमेट और ज्यूएरिन जो थे, इन्होंने ही किसकी खोज की थी? बीसीजी के टीके की खोज की थी। इसीलिए इसका नाम बैसिली कैलमेट सॉरी मैं स्पेलिंग करेक्ट कर देती हूँ अच्छे से थोड़ा कि आपको क्लियर हो। ज्यूएरिन, इन्होंने ही खोज की थी बीसीजी के टीके की, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? बैसिली कैलमेट ज्यूएरिन। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए कि बीसीजी का जो टीका होता है या 6 रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ये है क्या? ट्यूबरकुलोसिस क्या है? टीबी, इसका एक और नाम कहते हैं ना टीबी। और टीबी के कई प्रकार होते हैं, कभी कभी लिम्फ नोड में स्वेलिंग होता है या चेस्ट में टीबी। और टीबी मुक्त भारत बनाने का अभियान भी सरकार ने चलाया हुआ है, जिसके तहत भारत को टीबी मुक्त बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब तो आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। तो ठीक है, अब देखिए होली है तो कलरफुल तो रहेगा ही सब कुछ। आई विश कि आपकी होली बहुत अच्छी बीते। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो और आप मज़े से खेलिएगा, किसी को हर्ट नहीं करिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।